अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा दूसरा लेक्चर रहेगा रीइंफोर्स कंक्रीट डिज़ाइन के ऊपर, जिसमें हम स्पेशली एसीआई कोड्स को डिस्कस करेंगे। अगर आपने प्रीवियस क्लास को देखा है तो उसमें हमने कुछ टॉपिक डिस्कस किए थे, जैसे कि जनरल इंट्रोडक्शन टू रीइंफोर्स कंक्रीट, बिल्डिंग, और इसके साथ साथ हमने कंक्रीट की प्रॉपर्टीज़, स्टील की प्रॉपर्टीज़, ये चीज़ें हमने डिस्कस किए थे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एसीआई कोड रिकमेंडेशन। पहले तो हम ये जानना चाहते हैं कि एसीआई हम कोड को क्यों फॉलो करते हैं। आपको फिर बाद में पता चलेगा जब हम सर्विसिबिलिटी को पढ़ेंगे, तो वहाँ पे हम कहते हैं कि ये जो एक स्ट्रक्चर में डिफ्लेक्शन आता है, अगर लोड उस पर आ जाए तो उस पर डिफ्लेक्शन आता है। ठीक है, ये एक बीम है, मैं डायरेक्टली बात करता हूँ बीम की। ठीक है, ये एक बीम है और इस पे लोड आ जाए तो क्या होगा, कि ये जो स्ट्रक्चर है ये डिफ्लेक्ट कर जाएगा, नीचे जाएगा, क्रैक नहीं होगा लेकिन डिफ्लेक्ट कर जाएगा। स्ट्रक्चर फेल नहीं होगा लेकिन डिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो फिर क्या लगेगा, ऐसा लगेगा कि ये स्ट्रक्चर फेल होने वाला है, लेकिन फेल ये नहीं होगा। आप किसी को गारंटी भी दे दें कि ये स्ट्रक्चर नहीं फेल हो रहा, लेकिन फिर भी कोई भी शख्स उसमें रहने की ध्यान नहीं लेगा। तो इस वजह इसको बचने के लिए या और कुछ मेथड और कुछ चीज़ें हैं, उसको बचने के लिए या जैसा कि अगर हम मिनिमम रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर ले, हम आगे इसको इसको आगे एक्सप्लेन कर लेते हैं वन बाय वन। एसीआई कोड के मुताबिक रीइंफोर्स कंक्रीट मेंबर शैल बी डिज़ाइन यूजिंग द स्ट्रेंथ डिज़ाइन मेथड। एसीआई कोड हमें ये रिकमेंड करता है कि आपको जो भी डिज़ाइन करना है वो स्ट्रेंथ डिज़ाइन मेथड पे करना है। स्ट्रेंथ डिज़ाइन मेथड में क्या है, स्ट्रेंथ डिज़ाइन मेथड में ये है कि आपको लोड को एम्पलीफाई करना है। लोड को एम्पलीफाई किस तरह करते हैं कि आपका एक लोड W लगता है, ठीक है, उसको हम फिर कहीं आगे देख लेंगे, उसको हम एम्पलीफाई कर लेते हैं, उसको इंक्रीज़ कर लेते हैं, 1.2 से डेड लोड को मल्टीप्लाई करते हैं कोड के मुताबिक। ठीक है ना, डेड लोड को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और 1.5 से हम लाइव लोड को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसका मतलब ये है कि हम 1.6 से हम लाइव लोड को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है ना, लाइव लोड, और इसका मतलब ये है कि हम 20% अब डेड लोड को इंक्रीज़ कर रहे हैं। 20% जो है डेड लोड को 20% इंक्रीज़ करते हैं, और लाइव लोड को हम 60% इंक्रीज़ कर देते हैं, एम्पलीफाई कर देते हैं। और फिर हम, अगर आप बाद में देखेंगे, तो उसमें हम एक रिडक्शन फैक्टर यूज़ करते हैं। बीम के लिए हम वो पाई का कहते हैं, और बीम के लिए वो पाई बराबर होता है 0.9 की। ठीक है ना, तो उसको हम फिर 10% रिड्यूस कर देते हैं। ठीक है, 0.9 के बराबर होता है। अगर हम सादा अल्फाज में बयान करें कि स्ट्रेंथ डिज़ाइन क्या है, तो स्ट्रेंथ डिज़ाइन में हम लोड को एम्पलीफाई कर लेते हैं। जो अप्लाइड लोड है उसको हम एम्पलीफाई कर लेते हैं, और जो कैपेसिटी है, इसकी जो स्ट्रेंथ है, इसकी कैपेसिटी को हम रिड्यूस कर लेते हैं। तो स्ट्रेंथ डिज़ाइन मेथड का क्या डिफिनीशन बना, ये वो मेथड है जिसमें हम लोड को एम्पलीफाई कर लेते हैं और कैपेसिटी को रिड्यूस कर लेते हैं। स्ट्रेंथ डिज़ाइन मेथड को अगर आप देखें तो लोड को कुछ इस तरीके से एम्पलीफाई किया जाता है, जैसे कि मैंने पहले बताया कि W, अगर उस पर डेड लोड WD लग रहा है तो उसको हम 1.2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और लाइव लोड अगर लग रहा है तो उसको 1.6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, अगर उस पर मोमेंट MD लग रहा है, डेड मोमेंट लग रहा है, उसको 1.2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और
लाइव लोड की वजह से जो मोमेंट क्रिएट होता है उसको हम 1.6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब तो ये हम करते हैं लोड को एम्पलीफाई करने के लिए। और दूसरा ये कि हम रिड्यूस किस तरह, कैपेसिटी को रिड्यूस किस तरह करते हैं। तो कैपेसिटी को रिड्यूस करने के लिए हम पाई का टर्म उसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और जो पाई जो हम बीम के लिए लेते हैं वो स्पेशली 0.9 लेते हैं, 10% उसे रिड्यूस कर लेते हैं। द नॉमिनल प्लग कैपेसिटी ऑफ रेनफोर्स कंक्रीट। हम नॉमिनल प्लग कैपेसिटी ऑफ रेनफोर्स कंक्रीट को देखेंगे। The nominal plug capacity of reinforced concrete member shall be calculated the condition corresponding to the stage 3। जिस तरह के हमने लेक्चर 1 में 3 स्टेजेस पढ़े थे, ये कि फर्स्ट वन था अनक्रैक इलास्टिक सेक्शन, सेकंड वन था क्रैक्ड इलास्टिक सेक्शन, और थर्ड जो था क्रैक्ड इन इलास्टिक। तो रीइंफोर्स कंक्रीट की जो हम डिज़ाइन करेंगे वो हम स्टेज 3 की करस्पॉन्डिंग करेंगे। ठीक है, CI 318 और 319 जो है ये इसको रेफर करता है। द नॉमिनल प्लग स्ट्रेंथ ऑफ ए मेंबर is reached when the strain in the extreme compression fiber reaches the assumed strain limit of 0.003। और ये वही बात है कि जो उसकी जो कैपेसिटी होगी, जो टॉप फाइबर की कैपेसिटी होगी, वो अगर 0.003 तक पहुंच जाए तो उसका स्ट्रेंथ ख़त्म हो गया। In other words, the member finally fail by crushing of concrete even if the steel is in tension has yielded well before crushing of concrete। ठीक है, ये सिंपल बात है। मैक्सिमम रीइंफोर्समेंट HCI कोड हमें रिस्ट्रिक्ट करता है कि आपको एक सेक्शन में मैक्सिमम रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करना है, उससे ज़्यादा आप प्रोवाइड नहीं कर सकता। HCI कोड हमें ये रिकमेंड करता है, हमें रिस्ट्रिक्ट करता है कि आपको इस सेक्शन के लिए कुछ ख़ास लिमिट में रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करने हैं, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। हम मैक्सिमम रीइंफोर्समेंट अब हम पढ़ेंगे जो HCI 318 21.2.2 जो कोड रेफर करता है। When concrete crushes at EC at strain 0.003, depending on the amount of steel present in the tension reinforcement, following condition are possible in the steel। इसमें असल में होता ये है कि अगर जो कंक्रीट है ये यहाँ पे, ठीक है ना, अगर ये टॉप फाइबर है, ठीक है, उसमें ये जो क्रशिंग फेलियर है ये 0.003 तक पहुँच गया, 0.003 तक पहुँच गया, ठीक है ना, 0.003 तक पहुँच गया। तो उसके बाद डिपेंड करता है कि स्टील फेल होता है या नहीं। तो ये डिपेंड करता है किस चीज़ पे, एरिया ऑफ स्टील पे जो प्रेजेंट है इसमें एरिया ऑफ स्टील प्रेजेंट है, ठीक है ना, इसमें एरिया ऑफ स्टील प्रेजेंट। हाँ, तो इसके लिए इसके एरिया ऑफ स्टील पर डिपेंड करता है। इसकी 3 कंडीशन बनते हैं। द फर्स्ट वन जो होता है, जो इसे बैलेंस फेलियर कंडीशन कहते हैं, इसमें ये होता है कि ये जो यहाँ पे जो ये फाइबर क्रश हो रहा हो तो उसके साथ साथ ये भी यील्ड कर जाए, ये जो स्टील है ये भी यील्ड कर जाए। तो उस कंडीशन में उसे कहते हैं बैलेंस फेलियर कंडीशन। और ये अगर ये फेल हो गया तो और ये भी यील्ड हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये ब्रिटल फेलियर है। अगर ये फेल हो गया ना
तो क्या होगा फिर लोड तो ये रीइंफोर्समेंट सिर्फ नहीं ले सकता, तो ये डायरेक्टली फेल हो गया। दूसरी कंडीशन में क्या है, दूसरी कंडीशन में है ओवर रीइंफोर्समेंट कि अगर हम ज़्यादा से स्टील प्रोवाइड कर ले, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा स्टील इस सेक्शन में प्रोवाइड कर ले, तो फिर होगा क्या कि आपका कंक्रीट जो है वो यील्ड वो क्रश हो गया, और ये रीइंफोर्समेंट आपका वैसा ही वैसा पड़ा है, लेकिन रीइंफोर्समेंट फिर भी काफ़ी नहीं है सिर्फ कंक्रीट को उस लोड को रेजिस्ट करने के लिए, तो फिर भी ये क्या होगा, ब्रिटल फेलियर होगा, ठीक है। और इस कंडीशन को कहते हैं ओवर रीइंफोर्स कंडीशन, जो कि ब्रिटल फेलियर है, ठीक है। और ब्रिटल फेलियर ACI जो कोड है वो रिकमेंड नहीं करता कि आपको ब्रिटल फेलियर से बचना है। तो उसके लिए अगर थर्ड कंडीशन को देखें तो इसमें ये जो यहाँ पे यील्डिंग है ये पहले हो जाए इस यहाँ से क्रशिंग से, ठीक है ना। यहाँ पे जो क्रशिंग हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जो क्रशिंग हो रहा है ये बाद में हो जाए, और यहाँ पे जो यील्डिंग है ये पहले हो जाए, तो फिर क्या होगा, ये जो फेलियर होगा इस ये यील्ड कर जाएगा और ये ठीक वही रहेगा, तो फिर क्या होगा कि ये हमें एक चांस दे देगा, इसे डक्टाइल फेलियर कहते हैं। और उसमें रीइंफोर्समेंट जो है वो बैलेंस से थोड़ा सा कम इस्तेमाल हो जाता है, और उसको कहते हैं अंडर रीइंफोर्स कंडीशन, ठीक है ना। तो एक जनरल लेमैन तो ये कहता है कि एक आम आदमी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करना है ताकि वो स्ट्रक्चर स्टेबल रहे, लेकिन आपको याद होना चाहिए जितना भी ज़्यादा रीइंफोर्समेंट आप प्रोवाइड कर सके आप स्ट्रक्चर को ओवर रीइंफोर्स कर रहे हो, और जिस तरह आप ओवर रीइंफोर्स कर रहे हो वो ब्रिटल फेलियर की तरफ जा रहा है। तो हमें क्या करना है, हमें अंडर रीइंफोर्स कंडीशन को लाना है, हमें कम रीइंफोर्समेंट डालने हैं, डक्टाइल फेलियर हमें लाना है। For relatively high amount of tension, reinforcement failure may occur under condition 1 and 2, causing brittle failure. It is for this reason the ACI could restrict maximum amount of reinforcement in member subjected to flexure load only. Okay, तो ये सिंपल बात उसने कही है। हाँ, ACI कोड हमें कहता है कि आपको मैक्सिमम रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड तो करना है, लेकिन कितना प्रोवाइड करना है उसके लिए हमें उसने कहा है कि आप देखें तो टू इंश्योर डक्टाइल फेलियर, उस डक्टाइल फेलियर को इंश्योर करना चाहता है कि हमारा पास फेलियर हो लेकिन डक्टाइल हो, ठीक है। एंड हेंस टू रिस्ट्रिक्ट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रीइंफोर्समेंट द ACI कोड रिकमेंड दैट द टेंशन इन द कंट्रोल सेक्शन for the tension control section मैंने आपको शायद नहीं बताया, टेंशन कंट्रोल सेक्शन ये सेक्शन होता है, ठीक है ना, ये एक सेक्शन है और जहाँ पे टेंशन है, ठीक है ना, ये टेंशन है, इसको टेंशन कंट्रोल सेक्शन। हाँ, असल में यूजुअली होता क्या है, हाँ मैंने आपको नहीं बताया कि टेंशन कंट्रोल सेक्शन क्या है, लेकिन अगर जिस मेंबर पे टेंशन डोमिनेंट हो उसको कहते हैं टेंशन कंट्रोल सेक्शन। और यूजुअली अगर बीम में आप देखें तो बीम में टेंशन जो है वो डोमिनेंट रहता है। तो यहाँ पे हम फिर कॉलम में हम पढ़ेंगे कि ये कंप्रेशन कंट्रोल सेक्शन है, ठीक है। तो ये हो गया कि उसको मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रीइंफोर्समेंट को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए और डक्टाइल फेलियर को इंश्योर करने के लिए ACI कोड हमें ये कहता है कि ये जो टेंशन कंट्रोल सेक्शन है उसमें जो स्ट्रेन आ रहा है वो स्ट्रेन जो टेंशन पे स्ट्रेन है प्लस 0.003, ठीक है ना, उसके बराबर आना चाहिए। मैक्सिमम रीइंफोर्समेंट अगर हम देखें तो हम कहते हैं कि इसके लिए हम एक इक्वेशन डिज़ाइन कर लेंगे कि किस तरह हमें मैक्सिमम रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करनी है और एक सेक्शन के लिए कितना प्रोवाइड करनी है। तो इसके लिए हमें एक इक्वेशन डिज़ाइन करना है।
पर इक्विलिब्रियम ऑफ इनिशियल फोर्स, अगर इस पे एक फोर्स लग रहा है तो उसके इक्विलिब्रियम के लिए कंप्रेशन इज़ इक्वल टू टेंशन, ये तो ज़रूरी होना चाहिए। कंप्रेशन जब टेंशन के बराबर होगा तो एक रेजिस्टिव कपल प्रोड्यूस करेगा, ठीक है ना। और कंप्रेशन के लिए आप सब लोगों को मैंने बताया है कि कंप्रेशन या इस जगह का जो एरिया है, ठीक है ना, और वो भी मैंने बताया इस जगह का एरिया नहीं, वो जो व्हिटनी ब्लॉक डायग्राम था वो उसका एरिया, ठीक है ना। ये यहाँ पे ड्रा कर रहा हूँ, मैंने तो कहा था कि यहाँ पे होगा लेकिन नहीं है, ठीक है। देखिए यहाँ था, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये कर्व है, और यहाँ पे टेंशन जो रीइंफोर्समेंट, और यहाँ पे ये कंप्रेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो देखें ये जो कंप्रेशन है, ये तो हमने व्हिटनी ने बताया है ना कि यहाँ पे जो ये जो बराबर है वो ये बराबर है एक रेक्टेंगुलर का, उन्होंने एक रेक्टेंगल लिया है, मैंने पहली वीडियो में एक्सप्लेन किए बहुत ज़बरदस्त तरीके से। अगर आप इंटरेस्टेड है तो पहले जाके उस वीडियो को देखें, फिर इस वीडियो की आपको समझ आ जाएगी। पहले आप वहाँ पे जाके लेक्चर 1 को देखें, फिर यहाँ आगे ये लेक्चर देखें, ठीक है। ये व्हिटनी ने कहा था कि ये एक पैराबोलिक है और इसको हम अच्छी तरीके से स्टडी नहीं कर सकते, तो इसने एक ब्लॉक की फॉर्म में उस और ब्लॉक के फॉर्म में उसने बनाया और कहा, उसने ये एक्सपेरिमेंटली किया और कहा कि ये जो यहाँ पे है लोड है एफ है, ये बराबर है 0.85, ठीक है ना, 0.85 टाइम ऑफ एफ सी प्राइम, ठीक है। फिर उसका एरिया, अगर आप इसका एरिया आप फाइंड कर लें और इसके क्रॉस सेक्शन से मल्टीप्लाई कर लें तो आपको ये टर्म आएगा, ठीक है। हाँ, दूसरा ये कि ये टी को आप सब लोगों को पता है कि रीइंफोर्समेंट में जो टेंशन आता है वो बराबर होता है एरिया ऑफ रीइंफोर्समेंट एंड टू उसका यील्ड स्ट्रेंथ। फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल, अगर हम इस ट्राइंगल की सिमिलरिटी को देखें, हम क्या करते हैं, हम करते हैं सी के लिए एक इक्वेशन फाइंड करते हैं, ठीक है ना। सी ये जगह है फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल एंड स्ट्रेन डायग्राम एट फेलियर कंडीशन, सी बाई ई, देखें ये सी बाई ई ये जो ट्राइंगल है, ठीक है ना, सी बाई ई ये एक ट्राइंगल है, ये हो गया, और ये दूसरा ट्राइंगल है, ठीक है ना। ये देखें डी डी ये यहाँ से कंप्लीट, डी माइनस सी, डी से ये फासला माइनस कर दे, ठीक है ना। हम इस ट्राइंगल के लिए अब बना रहे हैं ये वाला, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल। यहाँ पे जो है ये ई एस है, ठीक है, ये है, और डी माइनस सी ये जो पूरा फासला डी है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना, ये डी माइनस सी को माइनस कर ले, ये फासला आया, डिवाइड बाय ये जो ई एस है जो स्ट्रेन एंड रीइंफोर्समेंट है। इससे अगर हम सी निकालें तो हमारे पास ये इक्वेशन बनेगा। आगे हम देखें तो हाँ कोड ने हमें कहा है कि जो फेलियर है वो आना चाहिए जो स्टील में, वो जो स्टील में यील्डिंग फेलियर है प्लस उसमें 0.003 आपको उसके साथ जमा करना है, ठीक है। अगर हम ग्रेड 40 स्टील यूज़ कर ले तो हमारे पास ये जो सी का वैल्यू है ये आएगा 0.41 डी, और इसके साथ साथ हमें वहाँ से व्हिटनी ब्लॉक डायग्राम से मालूम है कि ये जो ए है वो बराबर है बीटा टाइम ऑफ सी, ठीक है। तो सी की जगह आप वैल्यू पुट कर लें
अगर ये ग्रेड 60 का स्टील है तो उसके लिए हमारे पास सी का वैल्यू है 0.37 डी, और उसके लिए अगर हम उस इक्वेशन में पुट कर लें तो ये आ रहा है 0.37 डी इंटू बीटा 1। बीटा की वैल्यू वो हम आगे डिस्कस कर लेंगे कि ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है। अगर हम इस सी की वैल्यू दोबारा उस इक्वेशन में लेके जाएं, जो कि मैंने पहले ही आपको डिस्कस किया था, इस इक्वेशन में लेके जाएं, एक ही जगह वो पुट कर लें तो आपको ये इक्वेशन मिलेगा। ठीक है, 0.85 ऑफ एफ सी इंटू बीटा 1 0.41 डी इंटू बी, ये बराबर होगा एस मैक्स। जब अब हम मैक्सिमम यूज़ करते हैं तो हमने कहा कि ये यील्ड हो रहा है, तो यील्ड हो रहा है मतलब ये मैक्सिमम यूज़ हो रहा है। इसके लिए अगर हम देखें तो ग्रेड 40 के लिए ये इक्वेशन बन गया और ग्रेड 60 के लिए ये इक्वेशन बन गया। मैक्सिमम रेनफोर्समेंट, अब हम देखेंगे कि बीटा की वैल्यू किस चीज़ पे डिपेंड करती है। बीटा की वैल्यू एफ सी प्राइम पे डिपेंड करती है। अगर एफ सी प्राइम 4000 से कम हो तो बीटा की वैल्यू हमें 0.85 लेनी है। अगर एफ सी प्राइम की वैल्यू, इसको आगे आ रहा है इंशाल्लाह मैं डिस्कस कर रहा हूँ, अगर हम एफ सी बीटा की वैल्यू 0.85 पुट कर लें तो हमारे पास ए एस मैक्सिमम का इक्वेशन बनता है 0.3 एफ सी प्राइम डिवाइड बाई एफ वाई इंटू बी इंटू डी। ये ग्रेड 40 के लिए बनता है। और ग्रेड 60 के लिए अगर हमारे पास फिर बनता है 0.27 एफ सी प्राइम इंटू एफ वाई बी इंटू डी। हमें अगर आपको उस इक्वेशन की डेरिवेशन का समझ नहीं आया है तो कोई मसला नहीं, आप इन दोनों को बस याद कर लें। ये ए एस मैक्सिमम पर ग्रेड 60 और ए एस मैक्सिमम पर ग्रेड 40। ठीक है, इस चीज़ों की मेरे ख़्याल में हमें यहाँ पे इतना ज़रूरत नहीं है, लेकिन चलो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। रीइंफोर्समेंट रेशो किसको कहते हैं? रीइंफोर्समेंट रेशो जो एरिया ऑफ स्टील है उसको अगर आप इफेक्टिव एरिया पे डिवाइड कर ले, इफेक्टिव एरिया का मतलब है बी एन टू डी, इफेक्टिव डेप्थ से अगर आप उसको मल्टीप्लाई कर ले तो ये हमें इफेक्टिव एरिया मिल जाता है। ठीक है ना, उसकी जो रेशो है उसको हम कहते हैं रीइंफोर्समेंट रेशो। इसको आगे हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या रीइंफोर्समेंट रेशो का यूज़ कहाँ पे आ रहा है। मिनिमम रीइंफोर्समेंट, एसीआई कोड हमें ये भी रिकमेंड करता है कि हमें मिनिमम रीइंफोर्समेंट कितना प्रोवाइड करना चाहिए। असल में मिनिमम रीइंफोर्समेंट की ज़रूरत कब पड़ती है? मिनिमम रीइंफोर्समेंट की ज़रूरत तब पड़ती है जब होता ये है कि डिज़ाइन में आपके पास और थ्योरेटिकली उसमें कोई रीइंफोर्समेंट की ज़रूरत नहीं हो। ठीक है, लेकिन हमें रीइंफोर्समेंट फिर भी प्रोवाइड करनी है। किस लिए? इसलिए कि वहाँ पे अक्सर टम्परेचर क्रैक्स आते हैं या फिर टम्परेचर जो स्ट्रेसेस आते हैं उसको ख़त्म करने के लिए, या और भी कुछ चीज़ें हैं जो उसको ख़त्म करने के लिए, उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए हम मिनिमम रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर लेते हैं। जैसा कि अगर वहाँ पे एक प्रेजेंटा का इफेक्ट है और वो श्रिंक के जा रहा है तो या फिर एक्सपेंड हो रहा है तो उसमें क्रैक्स पैदा होंगे। ठीक है ना, तो उससे बचने के लिए हम मिनिमम रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर लेते हैं। मिनिमम रीइंफोर्समेंट का जो है डायरेक्टली हम कह लेते हैं कि मिनिमम रीइंफोर्समेंट हम कितना प्रोवाइड कर लेते हैं। मिनिमम रीइंफोर्समेंट अगर इन दोनों में से जो भी बड़ा हो, इन दोनों इक्वेशन में से जो भी बड़ा हो, ए इज़ इक्वल टू 3 इंटू एफ सी प्राइम डिवाइड बाई एफ वाई बी इंटू डी और 200 डिवाइड बाई एफ वाई इंटू बी इंटू डी। आप चेक कर ले कि एफ सी प्राइम आपके पास अगर 4500 से ज़्यादा हो तो फिर ये इक्वेशन ठीक रहेगा, वरना ये इक्वेशन बड़ा है। हाँ, आपको दोबारा आ रहा हूँ यहाँ पे, आपको ये याद होना चाहिए कि इन दोनों में से जो भी बड़ा हो आपकी वैल्यू बस पुट करनी है, जो भी बड़ा हो वो वैल्यू आपने लेनी है, वो उस मिनिमम रीइंफोर्समेंट का आपको समझ आ गया होगा। अब हम एक और लास्ट
टॉपिक है इस लेक्चर का, इसको हम आगे लेके चलते हैं। डिज़ाइन स्टेप, कि डिज़ाइन स्टेप क्या है। असल में होता यह है कि अगर हम एक बीम को डिज़ाइन करना चाहें तो उसके लिए अगर हम स्टेप वाइज की तरफ जाए तो ये बहुत सिंपल होगा, बहुत कन्वीनियंट मेथड होगा कि आप उसको स्टेप वाइज डिज़ाइन कर लें। उसमें आपको मसला ये होगा कि अगर आप दोबारा फिर आएंगे और उसको चेक कर लेंगे तो आपको सब कुछ साफ नज़र आ रहा होगा कि ये पहले मैंने किया है। तो इस डिज़ाइन की स्टेप हम अब डिस्कस करने वाले हैं। इसमें है पहला सिलेक्शन ऑफ साइज़। सिलेक्शन ऑफ साइज़ में होता क्या है? सिलेक्शन ऑफ साइज़ में होता यह है कि हम एक क्रॉस सेक्शन को एज्यूम कर लेते हैं, क्रॉस सेक्शन को हम एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। वो भी कोड के मुताबिक, कोड ने हमें कहा है कि आपको कितना क्रॉस सेक्शन मिनिमम लेना है, ठीक है। तो कोड के मुताबिक हम क्रॉस सेक्शन को डिस्कस एज्यूम करेंगे। फिर उसके बाद क्रॉस सेक्शन अगर हमने एज्यूम किया, क्रॉस सेक्शन का मतलब मेरा ये है कि हमने एज्यूम किया कि इसका डेप्थ इतना है, एच इतना है, ठीक है, हाइट, और इसका विड्थ है वो इतना है, ठीक है। वो भी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, लेकिन यहाँ पे एक थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ ताकि आप उस वीडियो से पहले आपके जहन में ये होना चाहिए कि आप डिज़ाइन को किस तरह करेंगे, ठीक है। क्रॉस सेक्शन को हमने एज्यूम किया, और दूसरा फिर हम उसके बाद क्रॉस सेक्शन एजम्पशन के बाद हम करेंगे कैलकुलेशन ऑफ लोड। लोड को हम कैलकुलेट कर लेंगे। लोड को हम किस तरह कैलकुलेट कर लेंगे? हमें अक्सर मालूम होता है डेड लोड और लाइव लोड, ठीक है। डेड लोड मालूम होता है और लाइव लोड। डेड लोड और लाइव लोड का आपको पता होगा कि डेड लोड क्या है, क्योंकि आप स्ट्रक्चर एनालिसिस आप सब ने पढ़ा है, लेकिन एक मरतबा फिर मैं आपको बता देता हूँ। जो लोड लॉन्ग टर्म के लिए रिमेन करता है उसको हम डेड लोड कहते हैं। जैसा कि एक बीम का सेल्फ वेट होता है, या उस पर कोई लोड लगा होता है, जैसा कि उस पर टाइल्स लगे होते हैं या कोई रेंडरिंग आपने की है, ठीक है। और दूसरा लाइव लोड। लाइव लोड जैसा कि इंसान वहाँ पे जा रहा है या कोई ऐसी चीज़ है जो अर्जी तौर पे वहाँ पे मौजूद है और फिर वो एक जगह से हट जाए तो उसे लाइव लोड कहते हैं, ठीक है। एक शॉर्ट टाइम के लिए अगर हो तो उसे हम लाइव लोड कहते हैं, और अगर लॉन्ग टाइम के लिए हो तो उसे हम डेड लोड कहते हैं, ठीक है। डेड लोड और लाइव लोड हमें अक्सर दिया होता है, तो हम उससे, हाँ मैंने पहले ही कहा था कि हम स्टैंड डिज़ाइन मेथड में लोड को एम्पलीफाई कर लेते हैं, ठीक है। लोड को किस तरह एम्पलीफाई कर लेते हैं? लोड को इस तरह एम्पलीफाई कर लेते हैं कि डेड लोड के साथ 1.2 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1.2 का मतलब क्या है कि हम इसको 20% इंक्रीज़ कर लेते हैं। जो सर्विस लोड है जिस पे ये लोड, जो असल लोड लग रहा है, उसको 20% इंक्रीज़ कर लेते हैं, ठीक है। और जो लाइव लोड है उसको हम इंक्रीज़ कर लेते हैं 60%, 1.6 आप लाइव लोड, ठीक है ना। ये आपको समझ आ गई? हाँ, तो अगर आप, और इसको हम कहते हैं असल में फैक्टर लोड, फैक्टर लोड, ठीक है। फिर ये तो कैलकुलेशन ऑफ लोड हो गया। फिर एनालिसिस। एनालिसिस में हम क्या करते हैं? एनालिसिस में हम करते ये हैं कि अगर हम एक बीम के लिए करते हैं डिज़ाइन, तो हम उसका शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम मालूम करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम शेयर फोर्स को छोड़ लेते हैं, बेंडिंग मोमेंट डायरेक्टली फाइंड कर लेते हैं। और बेंडिंग मोमेंट हम भी वो बहुत आसान तरीके से फाइंड कर लेते हैं। अगर ये सिंपली सपोर्टेड है तो उसके लिए भी हमारे पास फार्मूले है। अगर ये सिंपली सपोर्टेड नहीं है, फिक्स है या प्रॉप कंटिलेवर है, ठीक है ना, तो हाँ उसके लिए भी हमारे पास फार्मूले है। हम सिर्फ यहाँ पे मैक्सिमम मोमेंट मालूम करते हैं कि यहाँ पे कितना मैक्सिमम मोमेंट आ रहा है, और जो स्पेक्टर लोड की वजह से ये WU हम कहते हैं कि यहाँ पे WU का लोड आ रहा है, ठीक है ना, WU, उसकी वजह से यहाँ पे लोड कितना आ रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हम मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मालूम कर लेते हैं। बस यही एनालिसिस में है। ये एनालिसिस में और कुछ बड़ा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है या कोई बड़ा चीज़ नहीं है कि आपको स्ट्रक्चर एनालिसिस नहीं आता तो आप ये नहीं कर सकते। बस ये सिंपल है सब कुछ, सब फार्मूले आपको ज्ञान होंगे। सिंपली सपोर्ट के लिए भी मैं आपको लास्ट में एक टेबल भी प्रोवाइड कर लूँगा। इस लेक्चर की नहीं, जो नेक्स्ट लेक्चर है इंशाल्लाह उसकी लास्ट में आपको एक टेबल भी प्रोवाइड कर लूँगा। अगर मिस हो गया तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको वो प्रोवाइड ही करूँगा। नेक्स्ट स्टेप में हम डिज़ाइन में क्या है? डिज़ाइन में ये है कि हम ऐसा करते हैं कि इसमें
मटीरियल सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसा कि हम कहते हैं कि इसमें एरिया आप स्टील प्रोवाइड कर लेते हैं ना, एरिया प्रोवाइड कर लेते हैं, स्टील प्रोवाइड कर लेते हैं। तो स्टील का एरिया हम मालूम करने की में डिज़ाइन मेन स्टेप होता है, ठीक है ना। इसमें थोड़ा सा ट्रायल एंड एरर मेथड होता है, वो मैं आपको कैलकुलेटर का एक ज़बरदस्त टेक्निक बताऊंगा और जो मेरे टीचर ने मुझे बताया है। इंशाल्लाह मैं आप सब लोगों को बहुत आसानी से, ट्रायल एंड एरर बहुत लंबा प्रोसेस है, लेकिन अगर वो तरीका आपने सीख लिया तो आप एक ही मिनट में 4-5 ट्रायल कर सकोगे, ठीक है ना। डिज़ाइन में क्या है, डिज़ाइन में ये है कि हम फार्मूलों को यूज़ करके पहला ये जो है AS=, वो मैं बाद में फार्मूले बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा इसके लिए भी अलग फार्मूला AS यहाँ से निकाल लेते हैं, फिर A निकाल लेते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ये कंप्लीट प्रोसीजर बताऊंगा। लेकिन डिज़ाइन में क्या करते हैं, मेनली हम डिज़ाइन में एरिया नंबर आप एरिया प्रोवाइड कर लेते हैं कि कितना एरिया आप स्टील हमें चाहिए। फिर उसके लिए हमें साइज़ बार सेलेक्ट करना है कि कौन सा बार हमें प्रोवाइड करना है, और फिर नंबर आप बार मालूम करने कि कितने बार प्रोवाइड करने हैं, ठीक है। ये डिज़ाइन में आ गया। फिर डिज़ाइन में हाँ कुछ और भी चीज़ें, कुछ चेक्स भी है ताकि मिनिमम रीइंफोर्समेंट और मैक्सिमम रीइंफोर्समेंट, कि आप जितना रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर सकते हो उसकी दरमियान वो रीइंफोर्समेंट उसकी दरमियान में आ जाए। एक और चेक भी है, आगे हम बताएंगे इंशाल्लाह, जैसे कैपेसिटी चेक। और एक और है जिसको कहते हैं पिट चेक। पिट चेक में हम ये चेक करते हैं कि ये रीइंफोर्समेंट हम प्रोवाइड कर देते हैं, तो उसमें क्या होता है कि उसमें ये होता है कि ये जितना रीइंफोर्समेंट हम प्रोवाइड कर लेते हैं ये एक लेयर में यहाँ पे आएगा या नहीं आएगा, या फिर हम अगर नहीं आएगा तो इसको 2 लेयर में तकसीम कर लेते हैं, इंशाल्लाह आगे देखेंगे। फिर ड्राफ्टिंग में क्या होता है कि ड्राफ्टिंग में अक्सर स्टूडेंट ये गलती कर लेते हैं कि क्वेश्चन को डिज़ाइन तक सॉल्व कर लिया, नंबर आप बार सेलेक्ट कर लिए, उसने बार सेलेक्ट किया कि कौन सा बार यूज़ करना है, बस उसने छोड़ना है, उसने छोड़ दिया। तो उसने मेरे ख्याल में ये तो इनकम्प्लीट हो गया, क्योंकि उसने 75% क्वेश्चन कर लिया लेकिन उसने अपना रिज़ल्ट शो नहीं किया। रिज़ल्ट शो करने हैं ड्राफ्टिंग से किस तरह, ड्राफ्टिंग से ये है कि आपको फाइनल जो आपने डिज़ाइन कर लिया, फाइनल रिज़ल्ट आपको शो करना है। जैसे कि आपने कहना है कि ये मैंने बीम डिज़ाइन कर लिया, उसमें ये स्टिरप्स है, ठीक है ना, ये स्टिरप्स लगी हुई है, और इसमें कितने नंबर आप रीइंफोर्समेंट आपने प्रोवाइड किए, कौन सा उसका डाया है, ठीक है ना, ये स्टिरप का कौन सा डाया आपने प्रोवाइड किया है, ठीक है ना। यहाँ पे ये जो क्लियर कवर, इसको क्लियर कवर कहते हैं, जो रीइंफोर्समेंट के बाद हम एक लेयर दे देते हैं ताकि ये जो रीइंफोर्समेंट है वो करोजन से बच सके, तो उसको क्लियर कवर देते हैं। और ये आगे हम बताएंगे इंशाल्लाह कि ये हम 1.5 इंच या 1 इंच प्रोवाइड कर लेते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो रिकमेंडेड है वो 1.5 इंच है, ठीक है ना। फिर हम ये कहते हैं कि ये कौन सा डाया है, ठीक है। ये हो गया ड्राफ्टिंग में। बस ये डिज़ाइन स्टेप्स हैं। बस इस लेक्चर का इससे कोई ताल्लुक़ थोड़ा सा था, लेकिन इतना बड़ा ताल्लुक़ नहीं था, लेकिन मैंने जहन में सोचा कि आपको अगर ये मैं बताऊं तो नेक्स्ट लेक्चर में आप जो डिज़ाइन की प्रोसीजर है वो आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएंगे। और इंशाल्लाह आपको कोई भी मसला हो तो आप कमेंट कर लें, मैं उसका रिप्लाई कमेंट में दूंगा, या उसके लिए एक शॉर्ट बना के आपको वहाँ पे शेयर कर दूंगा। दूसरा ये कि आपको अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना है ताकि सब उससे फ़ायदा मिल सके और हमें भी फीडबैक मिल सके, ताकि हम इस लेक्चर को आगे लेके जाएं और आपके लिए और भी कोर्सेज़ स्टार्ट कर ले, जैसा कि RCD2 है या और भी है या PPM है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप सब लोगों से बस यही दरख्वास्त है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें और आगे शेयर कर लें। थैंक यू।